डॉक्टर आरती शाह, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट वीडियो ले रहे हैं जिसमें वर्क एंड हीट पर डिस्कशन होगा। अगर आप में से किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर से देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट या कार्य की धारणा। किसी भी तंत्र में अवस्था में परिवर्तन के साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब तंत्र जो एक स्थिति में है उसे दूसरी स्थिति में जा रहा है, और उस वक्त जो ऊर्जा में परिवर्तन है उसी को हम कार्य कहते हैं। यदि तंत्र द्वारा परिपार्श्विक पर कार्य किया जाता है, यानी सराउंडिंग पर कार्य किया जा रहा है, यानी तंत्र खुद कार्य कर रहा है, तो उस स्थिति में तंत्र की ऊर्जा में कमी होती है। और इसके विपरीत अगर परिपार्श्विक या सराउंडिंग सिस्टम पर कार्य करता है तो सिस्टम को एनर्जी मिल जाती है और तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है। कार्य फोर्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बल द्वारा। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे प्रसार कार्य, गुरुत्व कार्य, यांत्रिक कार्य, वैद्युत कार्य और भी कई तरह के। और इन सब के लिए हमें अलग अलग तरह के बल की आवश्यकता है। जैसे प्रसार कार्य में हम दाब के विरुद्ध करते हैं, गुरुत्वीय बल में हम गुरुत्वीय कार्य गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया जाता है। तो अगर हमें कार्य को प्रमाणित करना है तो कार्य हम दो गुणांक से देते हैं, तीव्रता गुणांक और धारिता गुणांक, और दोनों का गुणनफल कार्य होता है। यानी कार्य बराबर तीव्रता गुणांक इंटू धारिता गुणांक। तीव्रता गुणांक क्या है? जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, यानी जो भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके विरुद्ध अगर हमें कार्य करना है तो वो तीव्रता गुणांक है। प्रसार कार्य में दाब, तो दाब के विरुद्ध हम काम करते हैं। प्रसार करना है गैस का तो दाब ऊपर की तरफ से हटाना है, तो वो हमारा तीव्रता गुणांक हुआ। धारिता गुणांक, धारिता गुणांक जिसमें तंत्र में परिवर्तन का माप, यानी सिस्टम में जो चेंज हो रहा है वो माप है धारिता गुणांक। तो अगर एक्सपेंशन वर्क या प्रसार कार्य लेते हैं तो गैस का प्रसार हो रहा है, यानी आयतन में परिवर्तन हो रहा है। अब प्रसार कार्य, आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पे प्रसार कार्य हो रहा है। गैस भरी हुई है और हमने एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन ली है। भारहीन और घर्षणहीन पिस्टन इसलिए ली गई है ताकि उसके भार के साथ हमारे कार्य पर कोई फर्क ना पड़े। गैस हमने आदर्श गैस ली है ताकि उसके अंदर हम ये मान के चलें कि अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि गैस का अपना दाब P है जो उस पिस्टन को ऊपर की ओर धकेल रहा है, और ऊपर से यानी परिपार्श्विक की तरफ से एक बल F लगाया जा रहा है जो कि पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल रहा है। अगर P बराबर F है तो उस स्थिति में तंत्र के द्वारा कोई कार्य नहीं होगा। F को हम बल के रूप में लेते हैं, और दाब में अगर हम कहें तो P के अगेंस्ट जो प्रतिरोधी दाब है वो F के बराबर है। इसमें देखिए आप दिखाई दे रहा है कि F जो है वो किसके बराबर है? P इंटू A। A क्या है? पिस्टन के अनुप्रस्थ काट, यानी एरिया ऑफ पिस्टन। तो जब संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था कब होती है? जब बाहर से लगने वाला अपोजिंग प्रेशर यानी प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के बराबर हो जाए, उस वक्त एक साम्य अवस्था हो जाती है और तंत्र द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हम प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म मात्रा यानी सिर्फ dP, बहुत सूक्ष्म मात्रा में कम करना हो तो हम डिफरेंशियल फॉर्म लेते हैं, dP से कम किया जाता है तो पिस्टन भी क्या होगा? बहुत थोड़ा सा खिसकती है ऊपर की तरफ। और कितना अंतर आया? सूक्ष्म दूरी dl तक प्रसार कार्य हुआ है, ऊपर की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी पर
पिस्टन सरक जाती है। तंत्र द्वारा परिपार्श्विक पर कार्य हो रहा है क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ गई है, तो कार्य बराबर प्रतिरोधी बल इंटू दूरी। प्रतिरोधी बल क्या है हमारा तीव्रता गुणांक, और दूरी क्या है धारिता गुणांक। W बराबर हम लिख सकते हैं, दाब में क्या था P माइनस डी पी इंटू ए, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड हुआ, और फिर कितनी दूरी तक, तो DL, या W बराबर P माइनस डी पी डी वी, यानी दूरी और क्षेत्रफल को अगर हम जॉइंट करना चाहें, मिलाएंगे, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, वॉल्यूम की फॉर्म में। इक्वेशन को अगर हम खोलते हैं तो ये होता है पी डी वी माइनस डी पी डी वी। डी पी डी वी क्या बता रहा है, चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और ये हमने बहुत अनंत सूक्ष्म लिया है, और यहाँ हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो W बराबर पी डी वी, ये हमारा प्रसार कार्य होता है। अब अगर आयतन में परिवर्तन V1 से V2 हो रहा है, माना हमने कि आयतन में परिवर्तन V1 से V2 हो रहा है, तो W बराबर माइनस, इंटीग्रेट कर रहे हैं इक्वेशन को, V1 से V2 P dV। प्रसार कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि अगर तंत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है तो तंत्र की ऊर्जा में कमी होती है, इसलिए ऊर्जा कम हुई तो कार्य ऋणात्मक होगा। संपीड़न कार्य पॉजिटिव होता है क्योंकि तंत्र पर कार्य किया जा रहा है, उसको ऊर्जा मिल रही है, तो इस आधार पर संपीड़न कार्य पॉजिटिव होगा। अब हम डिफरेंट कंडीशंस लेते हैं। अगर प्रतिरोधी दाब स्थिर है, यानी जो दाब ऊपर से लग रहा है अगर वो स्थिर है, तो W बराबर हमने पहले प्रसार कार्य लिखा V1 से V2, P dV में P को हम बाहर ले आए इंटीग्रेशन वाले लिमिट से, dV या वर्क हुआ माइनस P V2 माइनस V1, तो W बराबर माइनस P डेल्टा V। अब प्रसार कार्य के लिए क्या होगा कि V2 का मान V1 से ज़्यादा है, इसलिए W का मान नेगेटिव रहेगा। संपीड़न कार्य में क्या होगा, V2 का मान लेस होगा V1 से, इसलिए W जो है वो पॉजिटिव होगा। अब दूसरी कंडीशंस, जब प्रतिरोधी दाब शून्य है, यानी P 0 है, ऊपर से कोई दाब नहीं लग रहा, तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, मतलब मुक्त प्रसार हो रहा है, बिना किसी दाब के गैस अपने मुक्त प्रसार कर रही है। तीसरी कंडीशन, अगर हम गैस का आयतन स्थिर हो, यानी हम सम आयतनिक तंत्र ले रहे हैं, आयतन स्थिर है तो V कांस्टेंट है, और उस स्थिति में dV यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो कार्य भी 0 होगा, तंत्र द्वारा कोई कार्य नहीं होगा। अगर हम प्रतिरोधी दाब परिवर्तित हो रहा हो, ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम दाब में धीरे धीरे अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में अलग अलग प्रेशर पर आयतन के साथ संबंध निकालते हुए हम कार्य की गणना करेंगे। ये ग्राफ है, इस ग्राफ को समझने से पहले हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आइडियल गैसेस, पूरा गैसेस का एक यूनिट पढ़ा है, और उसमें आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, जहाँ P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, और उस स्थिति में जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें इसी तरह का एक पैराबोला ग्राफ प्राप्त होता है। अब हम देख रहे हैं कि शुरू में कितना है, P1 V1 है, जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं दाब, आयतन में दाब कम करने के साथ आयतन बढ़ता चला जा रहा है, और P2 V2 हुआ। एक स्थिति के बाद दाब का मान स्थिर कर दिया है हमने, और वो हो गया PA। अब डॉटेड लाइन से आप लाइन खींचते हैं, और जो डायग्राम है उसमें जो शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है आपको, छायांकित वाला भाग, वो हमारा प्रसार कार्य है। PA हमारा प्रतिरोधी दाब है। एक कंडीशन में
P2 भी प्रतिरोधी दाब के बराबर हो जाता है। अगर कार्य संपीड़न है यानी परिपार्श्विक द्वारा कार्य किया जा रहा है तो उस स्थिति में कार्य अधिकतम होता है, जो कि आपको ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय रूपांतरण। रूपांतरण और प्रक्रम में अंतर है। देखो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती हैं जो दोनों तरफ चलती हैं, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती हैं जो सिर्फ एक तरफ चलती हैं और स्वतः हैं। रूपांतरण का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में या ऊष्मागतिकी में हम तंत्र और परिपार्श्विक के साथ ले रहे हैं। अगर तंत्र एक अवस्था से परिवर्तन कुछ निश्चित माध्यमिक अवस्थाओं द्वारा होता है तंत्र में, और फिर उन्हीं वापस माध्यमिक अवस्थाओं से होता हुआ तंत्र अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, और इसके साथ ही साथ अगर परिपार्श्विक भी यानी सराउंडिंग भी अपनी मूल अवस्था में आता है तो हम इस प्रक्रम को उत्क्रमणीय रूपांतरण कहते हैं। पर अगर तंत्र अपनी मूल अवस्था में आ जाए यानी सिस्टम तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है पर सराउंडिंग नहीं आता, तो उस स्थिति में हम उन प्रोसेस को इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय ट्रांसफॉर्मेशंस या रूपांतरण कहते हैं। अब समतापी उत्क्रमणीय रूपांतरण में कार्य, हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। समतापी, हमने एक ऐसा तंत्र लिया है जिसमें ताप स्थिर है। कंडीशन ये है कि जो प्रतिरोधी ताप है वो गैस के दाब के बराबर है, Pa = P। स्थिर ताप पर हमने गैस का प्रसार कराया और आयतन में परिवर्तन V1 से V2 होता है। परिस्थितियां यही रखते हैं, समतापी ही रखी है, Pa = P ही रखा है, और इन्हीं परिस्थितियों में हम वापस गैस का संपीड़न करा देते हैं। पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो W ऑफ साइकिल एक बार एक्सपेंशन वर्क हुआ प्लस दूसरी बार कंप्रेशन हुआ। एक्सपेंशन वर्क किसके बराबर है? प्रसार कार्य माइनस V1 से V2 PdV। संपीड़न कार्य उतना ही हुआ है, सब परिस्थितियां एक जैसी हैं, सिर्फ क्या होगा कि संपीड़न कार्य पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन नहीं लगाना है, V1 से V2 PdV, और पूरे चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य जोड़ देते हैं तो प्रसार कार्य V1 से V2 माइनस PdV है प्लस संपीड़न कार्य V1 से V2 PdV है। दोनों कार्य बराबर हैं, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो कुल मिला के इस चक्रीय प्रक्रम में कोई कार्य नहीं होता, तो सक्रिय प्रक्रम में किया गया कार्य 0 है। अब अनुत्क्रमणीय रूपांतरण कार्य में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वो प्रक्रम होंगे जिनमें परिपार्श्विक अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पा रहा है। कंडीशन वही रख रहे हैं, स्थिर ताप ले रहे हैं। स्थिर ताप पर गैस का प्रसार, पहली अवस्था है P1V1, उससे वो P2V2 अवस्था में आ जाता है, अर्थात प्रतिरोधी दाब Pa गैस के अंतिम दाब के समान हो गया, यानी Pa = P2। वहाँ क्या था, Pa को P के बराबर रखा था दोनों कंडीशंस में। यहाँ जब हमने प्रसार कार्य कराया तो Pa = P2 हो गया। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमने गैस का संपीड़न कराया, गैस में मूल अवस्था में ले आए, पर उस वक्त प्रतिरोधी दाब Pa = P1 हुआ, परिवर्तन हुआ, वहाँ P2 था, यहाँ P1 हुआ। अब प्रसार कार्य किसके बराबर है? हम जानते हैं V1 से V2 हमें इंटीग्रेट करना है, PdV की जगह हम लिखेंगे P2dV या P2V2 - V1। कंप्रेशन में V1 से V2 पॉजिटिव है वर्क, यहाँ हमारा दाब क्या है? P1, तो P1dV या P1V2 - V1। W ऑफ साइकिल क्या है? एक्सपेंशन वर्क
प्रसार कार्य प्लस संपीड़न कार्य जोड़ देते हैं तो माइनस P2 V2 माइनस V1 प्लस P1 V2 माइनस V1। दोनों को समराइज करने पर क्या आया, P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1। अब हम जानते हैं कि P2 की वैल्यू P1 से कम है और V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है और उस स्थिति में जो W साइकिल है यानी चक्रीय प्रक्रम में अनुत्क्रमणीय रूपांतरण कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका मतलब परिपार्श्विक अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता। ये था कार्य के बारे में। अब हम आ रहे हैं ऊष्मा के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, ऊष्मा की धारणा। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे हम कार्य द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए हमने पहले कार्य को पढ़ा। कार्य के द्वारा ही हम ऊर्जा को निकाल सकते हैं और ऊर्जा को ही हम कभी कभी ऊष्मा भी कहते हैं। तंत्र में अवस्था परिवर्तन हो रही है। अगर तंत्र में, या बीकर समझ लेते हैं, अगर आपको तंत्र से परेशानी हो, बीकर में जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा में परिवर्तन होता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा का परिवर्तन ताप द्वारा ले सकते हैं। अगर हम बीकर ले रहे हैं तो हम छू कर देख सकते हैं कि बीकर अगर गर्म हुआ है तो ऊष्मा बाहर निकल रही है और बीकर अगर ठंडा हुआ है तो ऊष्मा अवशोषित की जा रही है। ऊष्मा को हम स्मॉल q से लिखते हैं और स्मॉल q का मतलब ये है कि ये एक अवस्था फलन नहीं है। अब अवस्था फलन नहीं है मतलब ये सिर्फ अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है। यानी ऊष्मा के लिए हम कार्य कर रहे हैं और कार्य के दौरान ऊष्मा जा रही है। अगर हम बहुत लंबा रास्ता लेकर जाएंगे तो हमें ज़्यादा ऊर्जा नष्ट होगी। शॉर्ट रास्ते से जाते हैं तो ऊर्जा कम नष्ट होती है। तो वही स्थिति है कि तंत्र में परिवर्तन के पथ पर ऊर्जा का मान निर्भर करता है। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा बहुत सारे रूपों में होती है। कुछ रूप जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। विद्युत ऊर्जा आप फिजिक्स में पढ़ते हो। रासायनिक ऊर्जा केमिस्ट्री में 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। और भी कई तरह की ऊर्जाएं हैं। तो मुख्यतः हम ऊर्जा को दो भाग में बांटते हैं थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर ऊष्मागतिकी के लिए। तो पहली है बाह्य ऊर्जा। बाह्य ऊर्जा यानी एक्सटर्नल ऊर्जा जो हमें बाहर से मिलती है। तो चूँकि हम प्रसार कार्य लेते हैं और प्रसार कार्य में अणुओं के बीच गति होती है, अणुओं की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो इस वक्त हम तंत्र की ऊर्जा को दो रूप में लेते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दूसरी है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह आंतरिक ऊर्जा उस तंत्र में उपस्थित अणुओं की अपनी ऊर्जा है। अपनी का मतलब अणुओं में परमाणु है, एक स्थान से अणु दूसरे स्थान पर जाता है तो ये एक स्थानांतरण की ऊर्जा हुई। अणु कंपन करते हैं, कंपन की ऊर्जा हुई। अणु अपने ही अक्ष पर घूर्णन करते हैं तो घूर्णन की ऊर्जा हुई। तो कुल मिला के आंतरिक ऊर्जा स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन की ऊर्जा का योग है। आंतरिक ऊर्जा को हम कैपिटल ई से लिखते हैं और कैपिटल ई लिखने का मतलब है कि यह एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, साथ ही साथ एक अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है। अवस्था फलन मतलब तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। ये तंत्र के परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करता। आंतरिक ऊर्जा की कई सारी विशेषताएं हैं। आंतरिक ऊर्जा में हम अनंत सूक्ष्म परिवर्तन कर सकते हैं जिसको हम DE लिख सकते हैं, या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही ज्ञात किया जा सकता है
क्योंकि हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू EB माइनस EA। ए और बी तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं हैं। आंतरिक ऊर्जा का मान तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी जितनी ज़्यादा मात्रा होगी तंत्र की उतनी ही अधिक आंतरिक ऊर्जा होगी। अतः क्या कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी मात्रात्मक गुण है। एक चक्रीय प्रक्रम में अगर हम कोई साइक्लिक प्रोसेस ले रहे हैं तो एक चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, यानी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आंतरिक ऊर्जा का मान दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अगर आंतरिक ऊर्जा का मान धनात्मक या पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि तंत्र द्वारा ऊर्जा अवशोषित हो रही है। उसके विपरीत अगर आंतरिक ऊर्जा का मान ऋणात्मक या नेगेटिव है तो हम कहते हैं कि तंत्र द्वारा ऊर्जा बाहर निकल रही है और उत्सर्जन हो रहा है। ये था तंत्र की ऊष्मा और कार्य के बारे में धारणा। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि हमने कॉलेज का एक YouTube चैनल बनाया है और उस YouTube चैनल से आपको सारे वीडियोस शेयर किए जाएंगे। तो आप कॉलेज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस पहले ही मिलते रहें। थैंक यू।